वेलकम स्टूडेंट। आज हमारी शुरुआत हो रही है 10th क्लास के एक चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी। उसके सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। पहले हम सारे सॉल्व करेंगे और सॉल्व होने के बाद हम अनसॉल्व करेंगे, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो एग्जांपल 12.1 में कहा गया है अ करंट 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब for 10 minutes, then find the amount of electric charge that flow through the circuit. सर्किट से कितना चार्ज फ्लो होगा ये हमको बताना है। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और सीखते हैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपको गिवन है करंट 0.5 एम्पियर, टाइम गिवन है 10 मिनट और चार्ज निकालना है। आप और हम ये बात जानते हैं कि फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा। तो हम करंट की डेफिनेशन जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आप चाहें तो Q इक्वल टू IT लिख सकते हैं। I कितना है तो 0.5 एम्पियर इसे लिखा जा सकता है। टाइम कितने मिनट है 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स को 60 सेकंड्स में हमने कन्वर्ट किया, 1 मिनट 60 सेकंड्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 60, तो हम ये कह सकते हैं कूलम इसकी यूनिट आने वाली है 300 कूलम। 300 कैपिटल C भी लिखा जा सकता है ऐसे, दिस विल बी द यूनिट ऑफ चार्ज। 300 कूलम चार्ज यहां पर फ्लो होने वाला है। देखिए एग्जांपल 12.2 में क्या कहा गया है। एग्जांपल 12.2 में कहा गया हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। आपको 2 पॉइंट गिवन है जहां का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और आपको 2 कूलम चार्ज को मूव करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। आइए बोर्ड की तरफ और चलिए किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए प्रॉब्लम में कहा गया है चार्ज गिवन है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, वर्क डन निकालना है और हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे मान लो कोई 2 पॉइंट है VA माइनस VB, तो A से B लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसे ऐसा लिखा जा सकता है। सो वर्क डन फ्रॉम A टू B, या वर्क डन लिखा जा सकता है डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय Q। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है 12, चार्ज एट 2 कूलम, 24 जूल। दिस विल बी द टोटल वर्क डन 24 जूल। वेलकम स्टूडेंट। यहां पर क्वेश्चन का सेशन दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है आपसे, नेम द डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। तो देखिए 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने वाले डिवाइस को हम सेल कहते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहा जा सकता है। तो जो डिवाइस सेल या जो डिवाइस किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है उसे सेल कहा जाता है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहा जाता है। देखो व्हाट इज द मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, वो होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज W/Q। तो अगर 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़े, वापस सुनिएगा, 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितने जूल का वर्क करना पड़े, 1 जूल का वर्क करना पड़े, तो ये जो वर्क डन होता है ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। याद रखिएगा 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए अगर वर्क डन 1 जूल करना पड़े तो इसे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। आगे देखिएगा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू 1 कूलम ईच कूलम ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। आइए बोर्ड पे चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे किया। देखिए स्टूडेंट क्या कहा गया है, यहां पे चार्ज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कैपेसिटी टू डू इज सेड टू बी एनर्जी, वर्क की यूनिट जूल, एनर्जी की यूनिट भी जूल। तो Q मल्टीप्लाई बाय V, 1 कूलम चार्ज है और 6 वोल्ट की हम बात कर रहे हैं। तो टोटल वर्क डन या कंसर्न एनर्जी जो लिखी जाएगी वो 6 जूल लिखी जाएगी। दिस विल बी 6 जूल। देखिए एग्जांपल 12.3 में क्या कहा गया है, how much current will an electric bulb draw from 220 volt source if the resistance of bulb filament is 1200 ohm। रेजिस्टेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, आपको करंट निकालना है, मतलब यहां पे ओम्स लॉ लगाया जा सकता है। नाउ बी पार्ट में चेक कीजिएगा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल विल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल इज 100 ओम। आपको रेजिस्टेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, एक बार फिर से आपको करंट निकालना है। तो आइए बोर्ड पे और समझते हैं इसको, क्वेश्चन को ओम्स लॉ से कैसे सॉल्व किया जाए। देखिए ओम्स लॉ हम जानते हैं
ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू आई आर, तो जब भी करंट निकालना हो तो करंट को V बाय आर लिखा जा सकता है। ए के लिए बात करें हम तो V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू लिखा जा सकता है V बाय आर। तो V कितना है आपके पास में? V है 220 वोल्ट। बोलो भाई V कितना है? तो V है 220 वोल्ट। R कितना है? तो आप चेक करो, R है 1200। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं 2.2 अपॉन 120 या 12 1.1 अपॉन 6। तो 1.1 अपॉन 6 को आप लिख सकते हैं 0.18 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली, लगभग इतनी वैल्यू आएगी। बी पार्ट के लिए भी हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर। तो I को लिखा जा सकता है V बाय आर, I को लिखा जा सकता है V बाय आर। बोलो भाई V कितना है? तो V है 220, R कितना है? तो R 100 है। तो 2.2 एम्पियर यहां पर करंट की वैल्यू बताई जा सकती है। यहां पर एक बात और नोटिस करो, जब रेजिस्टेंस बड़ा था 1200 तो करंट छोटा था, और जब रेजिस्टेंस छोटा हुआ तो देखो करंट बढ़ गया। तो रेजिस्टेंस बड़ा हुआ तो करंट छोटा था, और रेजिस्टेंस छोटा है तो करंट बड़ा है। वेलकम स्टूडेंट, एग्जांपल 12.4, अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर is 60 volt. When it draw a current of 4 ampere from the source, what current heater draw if the potential difference is increased to 120 volt? भाई आपको पहले दे रखा 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट की वैल्यू बता रखी है, तो इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब आपने उसी हीटर को यूज किया है, वापस सुनना, पहले हीटर था, हीटर पे 40 वोल्ट 60 वोल्ट लगाया तो 4 एम्पियर करंट मिल गया। अब आपने क्या किया, 60 वोल्ट हटा दिया, 120 वोल्ट लगा दिया, हीटर नहीं बदला। अच्छा, हीटर नहीं बदला मतलब क्या नहीं बदला? भाई हीटर नहीं बदला मतलब रेजिस्टेंस नहीं बदला। अब रेजिस्टेंस नहीं बदला लेकिन वोल्टेज बदला, पोटेंशियल डिफरेंस बदला, मतलब करंट बदलेगा। तो हमें नया करंट निकालना है, किस तरह से निकाला जाए? चलिए बोर्ड की तरफ देखिए स्टूडेंट, शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस 60, करंट 4 एम्पियर, बाद में 120 कर दिया, रेजिस्टेंस हमें करंट निकालना है, हमको I2 की वैल्यू कितनी होगी। भाई फॉर्मूला यूज हम जानते हैं, V इक्वल टू I इंटू R2। सो V2 इक्वल टू I2 इंटू R। अब ये R क्या है? तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर है। तो अगर 120 इक्वल टू I2 इंटू R, तो हमें R तो पता नहीं है, अब वो कैसा निकालेंगे? बाय गिवन कंडीशन। भाई गिवन कंडीशन के हिसाब से हम जानते हैं V1 इक्वल टू होता है I1 इंटू R1। तो R निकाला जा सकता है हीटर का रेजिस्टेंस V1 बाय I1। तो V1 कितना है आपके पास? 60, I1 कितना है? 4। 60 बाय 4 मतलब 30 बाय 2, और 30 बाय 2 मतलब 15 ओम लिखा जा सकता है। 15 ओम आया। नाउ न्यू करंट, तो न्यू करंट की वैल्यू लिखी जा सकती है 120 इक्वल टू I2R। 120 इक्वल टू I2R, तो I2 इक्वल टू 120 अपॉन 15। यहां पर आंसर आता है 8 एम्पियर। कितना आंसर लिखा जा सकता है? 8 एम्पियर। वेलकम स्टूडेंट, एग्जांपल 12.5, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 W। W नहीं, वो ओम है। लेंथ दे रखा है आपको और रेजिस्टेंस दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पर, और डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 0.3 मिलीमीटर। व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर? हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू बतानी है यहां पर। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू बताने का हम तरीका जानते हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ, या रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ये बात हम जानते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। आइए बोर्ड की तरफ चलिए और हम सीखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इन बातों पे डिपेंड करता है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। मान लीजिए आपके पास में क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहां से यहां तक का आपके पास लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को लिखा जाएगा पाई R स्क्वायर। सो R कैन बी रिटर्न रो L बाय A कैन बी रिटर्न पाई R स्क्वायर। अच्छा, रेडियस R, क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल है, रेडियस R है, R इक्वल टू D बाय 2। R इक्वल टू क्या लिखा जाता है? डायमीटर का हाफ, रेडियस। तो पाई D बाय 2 का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसे लिख सकते हैं आप पाई D स्क्वायर अपॉन 4। तो R कैन बी रिटर्न रो L पाई D स्क्वायर अपॉन 4, रो L 4 अपॉन पाई D स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, वी हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी। रो इक्वल टू R
पाई डी स्क्वायर अपॉन आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल, ये रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो आर की वैल्यू कितनी है चेक करें, 26। पाई होता है 3.14, डायमीटर दे रखा है 0.3 मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, तो डी स्क्वायर मतलब हो गया, आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो 3 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू लेंथ, लेंथ है 1 मीटर। 3.14 9 इंटू 10⁻⁻⁸ 13 1.57 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻⁸ 117 1.57 इंटू 10⁻⁻⁸ 1.57 सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से आप चाहें तो इसे 1.6 लिख दीजिए, 10⁻⁸ ओम मीटर। आगे आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस तरह से आंसर निकाला जा सकता है। देखिए एग्जांपल 12.6 में क्या कहा गया है, अ 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। हमने वायर की लेंथ को डबल कर दिया है, तो आपको बताना रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। आइएगा बोर्ड पे सीखते हैं इसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। देखिए आप और हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल टू रो L बाय A दिया जाता है, ठीक है, आप समझो बेटा। एक्चुअलिटी में इसका कंसेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूं वापस से। भाई मान लो शुरुआत में क्या हुआ, आपने कॉपर लिया, मटेरियल ले लिया कोई, लेंथ L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, रेजिस्टेंस R1, R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 ले लिया गया। अब आपने इसको खींचा, खींचकर लंबा कर दिया ना, खींचकर लंबा किया तो लेंथ तो बढ़ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 और रेजिस्टेंस हो गया R2। भाई लेकिन पहले भी कॉपर था, तो बाद में भी तो कॉपर ही रहेगा, कॉपर थोड़ी बदलेगा, तो रेजिस्टिविटी वही की वही है। R2 इक्वल टू रो L2 बाय A2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, तो हम लिख सकते हैं R2 बाय R1 इक्वल टू रो L2 बाय A2 रो L1 बाय A1, रो से रो कैंसल, तो R2 बाय R1 को लिखा जा सकता है L2 बाय L1 A2, L2 बाय A2 A1 बाय L1, L2 बाय L1 मल्टीप्लाई बाय A1 बाय A2। अब देखो बेटा, जितना मास कॉपर का शुरू में था बाद में भी उतना ही रहना है, मास तो बदलेगा नहीं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास जितना मास शुरुआत में था उतना ही मास बाद में भी रहेगा। अच्छा डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम से डेंसिटी इनिशियल वॉल्यूम, डेंसिटी फाइनल वॉल्यूम। भाई किसी आयरन पीस को, किसी कॉपर पीस को, किसी गोल्ड पीस को आप ठोक पीट देते हैं तो गोल्ड ही रहता है, डेंसिटी बदलती नहीं है, डेंसिटी उतनी ही रहती है, डेंसिटी चेंज होती नहीं है। तो इनिशियल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या निकाला जाएगा, मान लो आपके पास में वायर है, तो ये रहा लेंथ और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। हमें लेंथ के साथ वेरिएशन चाहिए तो हमें A1 बाय A2 चाहिए। अगर हमें A1 बाय A2 चाहिए तो हम कह सकते हैं L2 बाय L1। A1 बाय A2 चाहिए तो L2 बाय L1 कह सकते हैं, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं R2 बाय R1 दैट इज इक्वल टू L2 बाय L1 मल्टीप्लाई बाय A1 बाय A2 को क्या लिख सकते हैं आप, A1 बाय A2 को लिख सकते हैं आप L2 बाय L1। सो R2 बाय R1 हो गया आपके पास L2 बाय L1 का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है, बराबर है। तो ये बात मैं बता चुका था लेकिन फिर से बताना पड़ी, पहले भी मैं सिखा चुका हूं, लेकिन अब ठीक है, कुछ बच्चे डायरेक्टली न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहे होंगे, उन्होंने थ्योरी देखी नहीं होगी, तो उनके लिए बात बताइए, ये आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ एग्जाम में लिखना R इक्वल टू रो L बाय A, एक फॉर्मूला ये, और आपको लिखना R2 बाय R1 L2 बाय L1 का होल स्क्वायर, A1 बाय A2 का होल स्क्वायर। नाउ R2 बाय R1 को लिख सकते हैं आप L2 बाय L1, तो L2 कितना हो गया आपके पास में 12 अपॉन L का होल स्क्वायर, तो R2 बाय R1 आ गया 4, तो R2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ R1। शुरुआत में कितना था, 4 ओम था, शुरुआत में 4 ओम था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ओम कितना आ जाता है आपके पास में 16 ओम, इसका आंसर आता है। तो 16 ओम विल बी द फाइनल आंसर।
अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव.